नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों। आज हम लोग रसशास्त्र अर्थात बीएमएस सेकेंड प्रॉप के अंतर्गत रसशास्त्र का क्रमिक विकास अर्थात क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ रसशास्त्र के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो ये एक्चुअली एक क्रमिक विकास बहुत लंबी प्रक्रिया है, बट इसको हम लोगों ने समराइज फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करने की प्रयत्न किया है। देखेंगे रसशास्त्र के क्रमिक विकास को पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि रसशास्त्र का मूल उद्देश्य क्या है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं शास्त्र, इस सब्जेक्ट को पढ़ने की हमें क्या आवश्यकता पड़ी। तो देखेंगे नागार्जुन, हम लोग जानते हैं जब रसशास्त्र पढ़ेंगे तो वहां पर एक आचार्य आएंगे नागार्जुन, अभी आगे आएंगे पढ़ेंगे। तो उनके द्वारा क्या कहा गया, रसशास्त्र का जो मूल उद्देश्य क्या कहा गया है कि सिद्धे रसे करिष्यामि, सिद्धे रसे करिष्यामि निर्दारिद्र्यम मयम जगत, अर्थात कि सिद्धे रसे, रस का मतलब हम लोगों ने क्या लिया है, रस शास्त्र में रस शब्द का क्या अर्थ है, पारद, अर्थात जब पारद को सिद्ध कर लेंगे। पारद वैसे देखा जाए तो पॉइजनस मेटल है। पारद जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है, एकमात्र ऐसी धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के रूप में रहता है, द्रव के रूप में रहता है। जब तक उसको प्रोसेस नहीं कर लेंगे, मतलब उसमें विभिन्न चीजें मिलाकर उसको विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा उसको सिद्ध नहीं कर लेंगे, तो सिद्ध करने के बाद वो औषधि गुणों में जो परिवर्तित हो जाएगा जब पारद मरकरी, तब उसके द्वारा क्या हो जाएगा, निर्दारिद्र्यमयम जगतम, अर्थात संसार को निर्दारिद्र्यम, दरिद्रता मतलब होता है पाप, रोगों से मुक्त कराएगा। कहने का मतलब कि पारद को सिद्ध करके संसार को रोगों से मुक्त कराना रसशास्त्र का मुख्य उद्देश्य रहा है अकॉर्डिंग टू नागार्जुन। अब देखेंगे रसेश्वर दर्शन में क्या बोला गया है। रसेश्वर दर्शन के जो लेखक है सायण, कौन है, सायण, ठीक है ना, शायर होता है शायर, तो शायर है, ठीक है ना। तो रसशास्त्र का विकास जो होता इनके अकॉर्डिंग क्या है कि रसशास्त्र का विकास धातुवाद के लिए नहीं हुआ है, रसशास्त्र का विकास धातुवाद के लिए नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेटल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो मेटलर्जी या जो पढ़ते हैं, अगर मॉडर्न देखा जाए तो ऐसा नहीं कि सिर्फ धातुओं के लिए हुआ है, के लिए नहीं हुआ, अपितु शरीर को स्थिर करके, शरीर को स्थिर करने का मतलब ये है कि जो आयु है, जो व्यक्ति अपने आयु को प्राप्त किया हो उस आयु को अच्छी तरह से जिए, उसके क्या मतलब शरीर को स्थिर, अर्थात व्याधियों से रहित रहना, शरीर को स्थिर करके मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति प्राप्त करने का मतलब होता है कि मोक्ष की प्राप्ति कराना। ये रसशास्त्र का प्रमुख प्रयोजन या उद्देश्य रहा है अकॉर्डिंग टू रसेश्वर दर्शन, ब्रैकेट में शायर लिख दीजिएगा, राइटर हो जाएंगे। अब देखते हैं रसशास्त्र का क्रमिक विकास हम लोग किन हेडिंगों के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो देखेंगे रसशास्त्र का क्रमिक विकास जो होता है, क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ रसशास्त्र, यहाँ शुरू होता है। तो वैदिक काल में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत रसशास्त्र का क्रमिक विकास पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है वैदिक काल में, दूसरा पॉइंट है प्राग ऐतिहासिक काल में, तीसरा पॉइंट है गुप्त काल के अंतर्गत किस तरह से विकास हुआ, चौथा है संहिता काल, संहिता काल में हम देखेंगे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता। उसको देखेंगे रसशास्त्र का पूर्ण विकास जो है किस काल में हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम लोग वो वैदिक काल देख लेते हैं। वैदिक काल का मतलब होता है वेद। वेद हम लोग के क्या कितने होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये मुख्य रूप से 4 वेद माने गए हैं। तो देखेंगे वैदिक काल में पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो धातुओं का वर्णन किस रूप में आया है, तो देखेंगे ताम्र के साथ हिरण, ताम्र के साथ हिरण का तथा कांस्य का उपयोग है। तो ताम्र के साथ हिरण तथा हिरण मतलब स्वर्ण, ताम्र के साथ स्वर्ण का भी उपयोग देखा गया है, साथ ही साथ कांस्य का भी प्रयोग इस वैदिक काल ऋग्वेद में देखा गया है। तो इसमें सिर्फ एक पॉइंट रखना है। दूसरा देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद जो होता है कि हिरण मतलब होता है स्वर्ण, हिरण का मतलब क्या होता है, स्वर्ण, सोना। अयस, अयस का मतलब होता है लोहित अयस, अयस का मतलब होता है आयरन, ठीक है ना। अयस, श्याम लोह, ये एक तरह से आयरन के एक टाइप होता है, श्यामलो या कृष्णलो बोलते हैं इसको। और शीस का मतलब शीशा, है ना। त्रपु और का उल्लेख आया है। तो यहाँ पर यजुर्वेद में हिरण्य, अयस, श्यामलो, शीस और त्रपु का उल्लेख आया है। उल्लेख का मतलब वहां पर कुछ वर्णन प्राप्त मिलता है यत्र तत्र पूरे यजुर्वेद में। इसको देखेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद देखेंगे यहाँ पर किन किन धातुओं का वर्णन मिलता है, तो रजत अर्थात चांदी, लोहित अयस जो कि अयस अर्थात आयरन का एक प्रकार है, और उस पर देखेंगे श्याम अयस, ये भी एक आयरन का टाइप है। शीस अर्थात सीसा का उल्लेख मिलता है, मतलब मात्र एक उल्लेख मिलता है, एक डिस्क्रिप्शन मिलता है, वर्णन मिलता है। उसको देखेंगे सेकंड पॉइंट वाला प्राग ऐतिहासिक काल।
प्राग ऐतिहासिक काल मतलब इतिहास से पहले की जो बात करते हैं, तो प्राग मतलब इतिहास के सबसे प्रारंभ स्टेज में जो है क्या स्थिति थी, अर्थात उस समय क्या था, सिंधु घाटी की सभ्यता। जब सिंधु घाटी की सभ्यता के समय क्या स्थिति थी मेटल्स की, धातुओं की, तो स्वर्ण उस समय किसका किसका क्या ज्ञान था लोगों को, स्वर्ण का ज्ञान था, रजत का ज्ञान था, ताम्र का ज्ञान था, सीस का ज्ञान था, लेकिन ध्यान दीजिएगा आयरन अर्थात लौह का ज्ञान नहीं था। लेकिन बट लौह अज्ञात था, अर्थात लौह अज्ञात इन द सेंस कि लोगों को उसका कोई नॉलेज नहीं था। लौह था बट उसका लोगों के बीच में कोई उसकी यूटिलिटी या उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो ये तो हो गया प्रागैतिहासिक काल हो जाएगा। तीसरा हम लोग देख लेते हैं गुप्त काल। गुप्त काल मतलब चंद्रगुप्त मौर्य सेकंड की बात कर रहा है। तो अगर गुप्त काल की बात करते हैं, लौह धातु अर्थात आयरन पूर्ण रूप से उन्नति पर था, तो वहां पर आयरन का बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग होने लगा था गुप्त काल में। तो यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल जो मिलता है कुतुब मीनार के पास, जो दिल्ली में कुतुब मीनार है उसके पास ढलुआ लोहे का, ढलवा जैसे लोहे को ढालते हैं ना, पर्टिकुलर ढाल कर एक शेप देते हैं, तो ढलुआ लोहे का बना स्तंभ, मतलब एक 24 फीट का एक स्तंभ मतलब खंबा है इस पर्टिकुलर कुतुब मीनार के पास में, जो इसका एग्जाम्पल है, जो कि किसने बनवाया था, इस ढलवे लोहे के 24 फीट के लंबे स्तंभ को, मीनार मतलब एक तरह से पिलर को किसने बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अर्थात सेकंड ने बनवाया था। उस पर चौथा पॉइंट देखेंगे, संहिता काल में जो है धातुओं क्या स्थिति थी, रसायन क्या स्थिति थी, देखेंगे यहाँ पर पहले सबसे देंगे चरक संहिता। चरक संहिता की बात करते हैं तो उसमें उन्होंने सबसे पहले क्या है, चरक सूत्र 1 में ही द्रव्यों का जब वर्गीकरण किया है, मतलब जो भी पृथ्वी पर द्रव्य होते हैं उनका वर्गीकरण जब किया तो उसमें द्रव्य के 3 प्रकार बताया है, औद्भिद द्रव्य, जांगनम द्रव्य, पार्थिव द्रव्य। तो पार्थिव द्रव्य में उन्होंने धातुओं का उल्लेख किया है, पार्थिव द्रव्य में उन्होंने विभिन्न धातुओं का भी उल्लेख किया है। देखेंगे उन्होंने पर्टिकुलर 6 धातुओं का मुख्य रूप से उपयोग किया है, मतलब यहाँ पर बताया है इस पार्थिव द्रव्य के अंतर्गत स्वर्ण है, ताम्र है, रजत है, त्रपु है, सीसक है, लोह। तो ये मुख्य 6 धातुओं उन्होंने द्रव्य पार्थिव वर्ग के अंतर्गत उल्लेख किया है, कुछ अन्य का भी उल्लेख किया है। देखेंगे उसके बाद देखेंगे स्वर्ण माच्छिक, रजत माच्छिक और प्रवाल चूर्ण का उपयोग चरक संहिता में मिलता है। उस पर देखेंगे रसायन प्रकरण की जब बात करते हैं, चरक संहिता में एक रसायन चैप्टर है, रसायन प्रकरण है, तो उसके अंतर्गत हम लोग ताम्र मतलब ताम्र जो कॉपर होता है, प्रवाल जिसको हम लोग कोरल बोलते हैं, ताम्र, प्रवाल, अयस्क और रजत चूर्ण का और अन्य चीजों का उपयोग मिलता है। तो ये तो आ गया रसायन प्रकरण के अंदर बात कर रहे हैं। उसको देखिए एक टर्म आता है पुंसवन संस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार जनरली क्या होता है कि जब देखते हैं ना कि आज के समय में भी आप लोगों ने सुना होगा कि कोई प्रेग्नेंट, जैसे किसी घर में अगर कोई बेटा चाहता है तो कहते हैं ना कि फला वैद्य जो है वो कोई दवा पिलाता है ना, आज भी प्रचलित है कि वहां दवा पिला दोगे तो मन चाहे बेटा चाहे बेटी, मतलब जो चाहोगे वो मिल जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर भी पुंसवन संस्कार की बात की गई है। तो उस पुंसवन संस्कार में क्या होता है, पहले दूसरे महीने में ही मतलब लिंग निर्माण, बच्चे का जो लिंग या सेक्स निर्माण के पहले उसको एक मेडिसिन पिलाई जाती है, उसमें स्वर्ण रजत धातु की पुरुष के आकृति का निर्माण करके उसको फिर किसी द्रव मिलाकर बहुत सूक्ष्म प्रतिमा बनाई जाती है, उसको पान करती, स्त्री पान करती है, जिससे कि मनचाहा जो बच्चे का लिंग का निर्माण होता है। तो ये पुंसवन संस्कार है। उसको देखेंगे चरक संहिता में पारद का यूज बताया गया है कुष्ठ रोग में, कुष्ठ रोग मतलब स्किन डिजीजेज में पारद का यूज बताया गया है। लेकिन पारद का यूज जरूर बताया गया, लेकिन पारद टर्म जो नहीं यूज हुआ, पारद की जगह पर कोई अन्य टर्म यूज हुआ है, बट पारद शब्द का प्रयोग नहीं, पारद नाम का वर्णन नहीं आया है। उसको देखेंगे संहिता काल में दूसरा पॉइंट है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में जो बात करते हैं अयस्क कृति, अयस्क कृति के का वर्णन तो जो है चरक संहिता में मिलता है, लेकिन अयस्क कृति का निर्माण का विस्तृत वर्णन, अयस्क कृति किस तरह से अयस्क कृति बनती है। अयस्क कृति का मतलब होता है कि आयरन को, मेटल के जो मेटल होते हैं, जो आयरन होता है, आयरन को बहुत रक्त तप्त करके, रेड हीट करके उसको किसी द्रव में बुझाते हैं, जिससे बार बार प्रक्रिया करते हैं, रेड हीट करके बुझाएंगे, फिर रेड हीट करके बुझाएंगे, इससे क्या होगा, आयरन छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाएगा, पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, उसको बोलते हैं अयस्क कृति। उसको क्या बोलते हैं, अयस्क कृति। तो अयस्क कृति का सर्वप्रथम निर्माण जो है सुश्रुत संहिता में विस्तृत रूप से मिलता है। उसको देखेंगे सुवर्ण अर्थात गोल्ड का उपयोग रसायन के प्रकरण में, रसायन के रूप में, मेधा शक्ति,
बुद्धि को बढ़ाने में साथ ही साथ आयु वर्धन के रूप में भी होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों में जो स्वर्ण प्राशन संस्कार आज के समय में जैसे ना पर्टिकुलर दिन में पुंस नक्षत्र में बच्चों को स्वर्ण प्राशन की ड्रॉप पिलाई जाती है, तो वही है कि जो स्वर्ण का प्रयोग मेधा शक्ति को बढ़ाने में, तो उससे व्यक्ति की मेधा शक्ति और आयु का वर्धन होता है। पारद का वाह्य उपयोग बताया गया, चरक संहिता में पारद का वाह्य उपयोग बताया गया है। अभी मतलब कोई लेप के रूप में बताया गया, इंटरनल यूज नहीं बताया गया है। जबकि चरक संहिता में पारद का पुष्ट के रूप में वर्णन बताया गया, लेकिन वहां पर पारद शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पर पारद शब्द का प्रयोग किया गया है। उसको देखेंगे वाग्भट संहिता अर्थात जो अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय में सभी धातुओं का वर्णन तो मिलता है, इस संहिता में सभी धातुओं का वर्णन मिलता है। साथ ही साथ अष्टांग संग्रह में पारद का अंतः प्रयोग बताया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, अष्टांग संग्रह में पारद का अंतः प्रयोग मतलब इंटरनल यूज। जैसे कोई मेडिसिन हम लोग खाते हैं ना, तो पारद से बनी औषधियों का सेवन कहाँ बताया गया है? अष्टांग संग्रह संहिता बताया गया है। अष्टांग संग्रह में ही सुवर्ण माक्षिक को रसायन के रूप में वर्णन किया गया है। सुवर्ण माक्षिक जो होता है द्रव्य होता है, उसको रसायन के रूप में वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ अष्टांग हृदय में जो है अच्छी रोगों में पारद का अंजन, तो पूछा जाता है कि पारद का अंजन का प्रयोग किसने बोला था, कहाँ बोला था? अंजन कहाँ लगाएंगे? नेत्र रोगों में लगाएंगे। तो अच्छी रोगों में पारद का अंजन, बट ये पूछता है किसने वर्णन किया है, तो अष्टांग हृदय ने अच्छी रोगों में पारद के अंजन का प्रयोग बताया है। अब देखते हैं कि पांचवा जो है लास्ट में है रसशास्त्र का पूर्ण काल, पूर्ण विकास का काल की बात करते हैं। तो ये जो काल यहाँ तक था अष्टांग हृदय तक, 6वीं 7वीं 7वीं शताब्दी तक, यहाँ तक कोई विशेष इसका विकास नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में विभिन्न रसशास्त्र के आचार्य आए, अपने अपने कार्य उन्होंने विभिन्न धातुओं का निर्माण, औषधि योग इत्यादि का मतलब कि एक योगदान दिया, जिससे उसका क्रमिक विकास पूर्ण रूप में हुआ। तो यहाँ दिखा है 7वीं शताब्दी तक रसशास्त्र का विकास नहीं हो पाया। ये मतलब यहाँ तक जो है अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह तक अभी तक रसशास्त्र का क्रमिक मतलब कि पूर्ण विकास नहीं हो पाया। लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद अर्थात कितने 8 से लेकर 12, कौन कौन से 8 से लेकर 12वीं शताब्दी तक जो है रसशास्त्र का पूर्ण विकास हो पाया। तो इस तरह से हम लोगों ने एक इन जनरल संक्षिप्त में रसशास्त्र का क्रमिक विकास अर्थात क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ रसशास्त्र के बारे में पढ़ा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।